हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे पर गौर करें तो आप देखेंगे कि उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं है जैसे कि आज है। देखिए सबसे पहले ना हमारे माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि हम राष्ट्रवाद की जब बात कर रहे हैं तो हमें उस समय क्या राष्ट्र नहीं थे, उस समय क्या राष्ट्रीय राज्य नहीं थे जैसे कि आज है। नहीं, ऐसा नहीं था कि उस समय जो है यूरोप में जर्मन, फ्रांस जो होता है वो ये सब राष्ट्र नहीं थे, वो राष्ट्र थे। लेकिन जो होता है, जो हम राष्ट्रीय राज्य की बात करते हैं ना, मतलब एक ऐसे राज्य, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज बताई है कि एक ऐसे राज्य जिसमें रहने वाले नागरिकों में जो होता है कुछ चीजों को लेकर समानता है, चाहे वो उनका इतिहास हो, उनकी विरासत हो, उनकी संस्कृति हो। तो इन सब में जो होता है उनमें समानता होती है जो उनको एकता के सूत्र में बांधती है। तो इस समय राष्ट्र तो थे लेकिन राष्ट्रीय राज्य जो थे वो अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसा कि जिस तरीके के राष्ट्र को हम आज देखते हैं, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। तो आज जैसे हम इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड को देखते हैं तो हम जानते हैं कि वो एक राष्ट्र, वो एक नेशन स्टेट है। लेकिन उस समय जो थे वो राजशाहियों में विभक्त थे, वे बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे कैंटनों मतलब कि परगनों में जो होता है वो विभक्त थे। और उनके वहाँ जो होता है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में वो विभक्त थे, वहाँ पे जो होता है वहाँ पे एक सम्राट होता था, वो शासक होता था और वो उस क्षेत्र का जो होता है स्वायत्त क्षेत्र का जो होता है वो स्वामी होते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। तो जो हम अगर यूरोप के नक्शों को आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न यूरोप है, और जो सेंट्रल यूरोप है, जो पूर्व और मध्य का यूरोप है, वो अधिकांश जो होता है वहां पर किस प्रकार का शासन था, वहां पे निरंकुश राजतंत्र, जो हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं तो वहां पे निरंकुश राजतंत्रों का शासन था। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उनमें जो होता है किसी भी चीज को लेके कॉमनेंस जो होता है, एक समानता नहीं थी, इसलिए जो होता है उनमें कोई सामूहिक पहचान नहीं थी, कोई इनका ऐसा इतिहास नहीं था, उनकी कोई ऐसी विरासत, उनकी संस्कृति, जब इनमें ही समानता नहीं थी तो वे अपने आप को जो होता है इसमें भागीदार मानेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए जो होता है वो एक राष्ट्रीयता की जो भावना है वो यहाँ देखने को हमें नहीं मिलती थी। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। देखिए वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनमें ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम देखते हैं हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो एक लैंग्वेज को हम करते हैं, लेकिन वहां जो है ऐसा नहीं था। बहुत सारे अलग अलग लोग थे और वो अलग अलग तरीके की जो भाषा और बोलियां बोलते थे। बहुत सारे जाति के लोग जो होता है वहां पे थे। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं, तो चलिए बच्चों देखते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वह कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। तो ये जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था ना, वहां पे भी कोई एक जातीय और एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं थे, बल्कि इसमें भी बहुत ज्यादा भिन्नता थी। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। अब हम जो हैब्सबर्ग साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है एप्पल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया के सुडेटनलैंड और जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी यहाँ पे शामिल था। यहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। कुलीन वर्ग का क्या अर्थ हुआ बच्चों? कुलीन वर्ग मतलब कि जो संपन्न वर्ग था ना, जो धनी वर्ग थे वो कुलीन वर्ग होते थे। तो कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। तो देखिए यहाँ पे जर्मन भी है और इसके साथ साथ जो होता है इन दो जगह पर कौन है? इतावली भाषी प्रांत जो होता है वो भी शामिल थे।
हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी के लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। ग्लासिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा जो है वो बोलते थे। तो इसमें आपने उदाहरण के तौर पे जो मैंने इतने सारी जगह बताई और मैंने ये बताया कि कितने लोग जो थे वो कहाँ कहाँ रहते थे और कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे, कौन कौन से प्रांत के लोग थे, तो इसमें हमें डाइवर्सिटी, हमें विभिन्नता देखने को मिल रही है। कहीं भी कोई चीज जो होता है वो समानता नहीं है। तो जब तक समानता की भावना नहीं आएगी, जब तक लोगों में कोई चीज को किसी विशेष कोई भी चीज जो होगी, जो कोई विशेष चीज होगी, उसको लेके जब तक उसमें समानता नहीं आएगी, तब तक उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास नहीं हो पाएगा। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो जो कृषक थे उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी और इसमें भी हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ जो है वो ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग रहते थे। तो देखिए यहाँ पे जो होता है बोहेमिया में जो होता है, बोहेमियन में हमें स्लोवाक देखने को मिल रहा है, कार्नियोला में हमें स्लोवेंस देखने को मिल रहे हैं, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की तरफ जो होता है राउमन लोग जो है देखने को हमें मिल रहे हैं। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। देखिए बच्चों, ये स्पष्ट है कि अगर, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, अगर इतनी ज्यादा विभिन्नता होगी तो क्या राजनीतिक एकता हो सकती है, कायम होगी? नहीं। राजनीतिक एकता के लिए बहुत जरूरी है कि हमें समानता होना, जो लोग हैं, जो नागरिक है, उनमें समानता होना। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब ये जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो विभक्त थे और उसमें इतनी ज्यादा जो विभिन्नता थी, लेकिन इनको क्या जोड़े हुए था आपस में, कौन सा तत्व था, ऐसा कौन सा फैक्टर था जो काम कर रहा था? तो ये था स्वामी भक्ति। और स्वामी भक्ति किसके प्रति निष्ठा? सम्राट के प्रति। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग की। एक आपका था कुलीन वर्ग और एक आपका था नया मध्यम वर्ग। देखो बच्चों, ये जो नया मध्यम वर्ग है ना, इसको तो आप बहुत अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अब जो है ना हम सिर्फ इसी के बारे में ही जो है वो बात करेंगे। आगे की जो क्रांति है वो पूरे ये जो मध्यम वर्ग है ना, इसी के ही इर्द गिर्द घूमती है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, क्योंकि हम जानते हैं कुलीन वर्ग, जैसा मैंने आपको पहले बताया बच्चों, कुलीन वर्ग मतलब धनी वर्ग, जो सर्व सुविधा संपन्न वर्ग था, जिसे सब कुछ जो है वह प्राप्त था, वो बहुत ही शान और शौकत के साथ जो होता है जीवन यापन करता था। तो इसीलिए ऑब्वियसली है कि आज भी आप देख लीजिए, जो अमीर हैं तो उन लोग का ही जो होता है वो वर्चस्व तो रहता ही है। तो इसीलिए जो है कुलीन वर्ग का जो होता है वो पूरे यूरोपीय महाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रभाव था। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और वो कौन सी भाषा का मोस्टली जो है प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। तो ये तो आज भी है और उस समय भी था। देखिए, जो बहुत ज्यादा जो उद्योग मतलब जो बहुत पूंजीपति जो वर्ग थे वो, या फिर जो बहुत ही सर्व संपन्न जो वर्ग थे, वो संख्या में को बहुत ज्यादा उनका नहीं होता। अधिकतर जो होता है आज भी, हमें अगर हम भारत की भी बात करें तो बहुत ही कुछ ही % लोग जो है वो बहुत अमीर है, लेकिन सारा पैसा भी उन्हीं के हाथ में है। और बाकी जो होता है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो होता है, और फिर गरीब लोगों के जो होता है वो आता है उनका स्थान। जनसंख्या के अधिकांश लोग क्या थे? वो कृषक थे। तो जनसंख्या जो होता है वो जितनी भी जो पॉपुलेशन थी उसमें से ज्यादातर लोग क्या थे? वो किसान थे, खेती करते थे। अब हम अगर पश्चिम में बात करते हैं, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, तो ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। तो ज्यादातर जो होता है पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है? जो काश्तकार होते थे, छोटे छोटे जो होते हैं काश्तकार होते थे, वे खेती करते थे। और हमें सेंट्रल में और जो ईस्टर्न में, ये दोनों ही यूरोप में जो होता है विशाल जो भूमि थी वो विशाल जागीरों में बटी हुई थी। बहुत सारे जागीरों में जो है अलग अलग बटी हुई थी, जिसपे जो भूमिहीन, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, तो वे क्या करते थे, वो ये जो सामंत लोग थे उनके यहाँ जो होता है वो एज अ मतलब दास की तरह जो होता है वहां पे खेती करते थे। तो भूमिहीन जो किसान थे उन लोग यहाँ पर खेती किया करते थे।
पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अब देखिए जो पश्चिम और मध्य यूरोप जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हो रही है, जिससे शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ है। तो अब जो होता है वाणिज्यिक वर्ग भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है वो कदम था, और ये सबसे पहले जो होता है औद्योगिकरण इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में ये 18 सेंचुरी के मिड एंड 18 सेंचुरी तक जो होता है ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में इसे आते आते जो होता है 19 सेंचुरी के आसपास जो होता है ये औद्योगिकरण पहुंचा था। और अब आप देखेंगे कि इस औद्योगिकरण ने जो होता है पूरी तरीके से क्रांति ला दी थी। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप? ये औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो होता है अब एक समाज में एक नया समूह जो होता है वो आ रहा है, उनका अस्तित्व हो रहा है। और वो कौन सा था? वो था श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग, जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो क्या डेवलप हो रही है? इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। जब इंडस्ट्री बन रही है तो फिर हमें क्या चाहिए? अब किसान से तो हम इंडस्ट्री में काम नहीं करवाएंगे, और जो कुलीन लोग हैं वो तो नहीं करने आ रहे, तो एक नया मध्यम वर्ग आ रहा है। ये मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, श्रमिक वर्ग। तो ये इस प्रकार से एक नया श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं अब जो कि ट्रेन भी है, पढ़े लिखे भी है, जागरूक भी है। तो देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी ने जो होता है मध्यम वर्ग को जन्म दिया था। मध्य और पूर्वी यूरोप के इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। तो प्रारंभ में जो होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तो इनका एकदम से ऐसा नहीं है आए और इनका पूरा एक्सपेंशन होना चालू हो गया, तो पहले जो होता है इनका आकार थोड़ा छोटा था। लेकिन कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, जैसे ही ये जो कुलीन लोगों के जो होता है जो अधिकार धीरे धीरे जब समाप्त होना प्रारंभ हो गए, तो उसके बाद जो होता है शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज आपने क्या सीखा, क्या समझा? आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विकास है उसके अंतर्गत हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक राष्ट्रीय राज्य जो होता है वो पहले यूरोप में उस जैसे आज हम राष्ट्र को देखते हैं वैसे राष्ट्र जो होता है उस समय नहीं थे, बल्कि राष्ट्र जो होता है अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनमें बटे हुए थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में थे, और छोटे छोटे क्षेत्र में जो होता है वहाँ शासक होते थे, वहाँ सम्राट होते थे। लोगों की जो होता है निष्ठा जो होता है वो अपने सम्राट के प्रति होती थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक राष्ट्रीय राज्य की जो होता है उदय अब धीरे धीरे होना प्रारंभ हो रहा है। फिर किस तरीके से जो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। पहले समाज दो वर्गों में था, कुलीन वर्ग थे और आपके जो होता है मध्यम वर्ग का यहाँ पे उदय होता है। औद्योगिक क्रांति होती है, मध्यम वर्ग आता है, और इसके बाद जो होता है इसी धीरे धीरे मध्यम वर्ग जो होता है वो उसका प्रभाव जो होता है यूरोप में और समस्त जो होता है विश्व में जो होता है इनका प्रभाव अब बढ़ना प्रारंभ हो जाता है।